रहीम। जब से बजट आया है ऑपोजिशन जमातें बड़ी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इससे सियासी मुफाद उठाया जाए और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो माशी स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे रोका जाए। और धरने देने का भी ऐलान किया जा रहा है, लेकिन जो हकायक से बालातर रहते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। सब जानते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और आज आप सब ने देखा कि जो स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान है, जो स्टॉक मार्केट है, वो 80,000 की इंडेक्स को क्रॉस कर गई है, जो कि एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, एक तारीख रकम की आज स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की जो है तर्जमानी करती है। और स्टॉक मार्केट आपको बता रही है कि ये जो बजट है ये मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा। स्टॉक मार्केट आपको बता रही है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इस बजट के अंदर। लेकिन वो सियासी जमातें, उनकी कोशिश है कि वो लोगों को मायूस करें, उनकी कोशिश है कि वो मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें कि इस मुल्क में माशी स्टेबिलिटी ना आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखें, इस बजट के दो बेसिक बड़े जुज़ हैं। वो ये है कि ये हमारे आने वाले 4 सालों में जो हमारी डेट की लाइबिलिटीज़ हैं वो $100 अरब से ज़्यादा हैं। और अगर हम उनको पूरा नहीं कर पाते, अपनी एक्सटर्नल साइड को स्टेबलाइज नहीं कर पाते, तो ये जो गेन्स हैं हमारे, जिनके ऊपर मैं अभी जिक्र करूँगा, वो मुमकिन नहीं होंगे। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे रुपए का इस्तेहकाम, स्टेबलाइजेशन ऑफ रुपी हो, तो वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये जो बजट है ये फिस्कल डिसिप्लिन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जो हमारे नाकदीन हैं, वो जाहिर सी बात है वो इस पर तनकीद करेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो IMF का प्रोग्राम जिसके लिए लाजिम है, जब उनको पता था कि इस मुल्क को चाहिए है, और उनकी हुकूमत थी, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, खान साहब की PTI की हुकूमत थी, उनको पता था वो जा रहे हैं, उनको घर वो जा रहे हैं, आईनी तरीके से जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जानते बूझते हुए कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, उन्होंने IMF के प्रोग्राम को रद्द कर दिया। और फिर जिस इम्तिहान से ये पूरी कौम गुजरी है, जिसमें महंगाई की शरह 38% तक गई मई 2023 में, और आपने रुपए की डीवैल्यूएशन देखी, उसके अंदर अब इस्तेहकाम आ चुका है। और उसकी वजह भी यही है कि जो पिछला बजट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ था, और उसको हमने पूरा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई की शरह है वो 12 से 13% के अंदर आ चुकी है, और ये भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम इसको कम करेंगे, और यही इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम हो गया। तो सबसे बड़ा जो टैक्स होता है महंगाई का टैक्स होता है, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा टैक्स होता है। तो उसको काबू में लाना जो है वो बेसिस है कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएं। यह वही जमाते हैं कि जब रिमिटेंसेस कम हो रही थी और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, तो उन्होंने क्या कि ये जी आपका ओवरसी पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका एतमाद जो है वो इस हुकूमत से उठ गया है। और ये वो वजह है कि रिमिटेंसेस जो हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन आपने देखा कि मई में रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आई 3.26 बिलियन, और ओवरऑल पिछले साल के बनिस्बत भी रिमिटेंसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसको भी आज अगर हम समझें तो ये कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इस हुकूमत के ऊपर। फिर आप देखें कि वो पिछला बजट ही था कि जिसकी बुनियाद पे आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ 0.5 बिलियन पे मई तक, जुलाई से मई तक जो है वो आ खड़ा हुआ है। और आपका रुपया उस वजह से मुस्तहकम है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो काबू में है, और आप बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। देखें, बड़ी तनकीद हो रही है कि वाइडनिंग ऑफ टैक्स स्पेस नहीं है, बेल्ट टाइटनिंग हुकूमत ने नहीं की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का कोई जो है प्रॉपर कोई ये बजट इंडिकेट नहीं कर रहा, और रिटेल सेक्टर को भी जो है वो छूट दे दी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा रिफॉर्म एजेंडा इस गवर्नमेंट का है तो वो डिजिटाइजेशन ऑफ FBR का है, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बार बार जिक्र किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है इस मुल्क में, जिसके अंदर जो है आप डिजिटाइज करने जा रहे हैं पूरी FBR को, और ये एंड टू एंड होगा। और इसके अंदर आपकी जो फैसिलिटेशन है वो नंबर 1 है कि एक आपका जो ह्यूमन इंटरवेंशन है हमने उसको कम करना है, और टैक्स पेयर के लिए सिंप्लीफाई करना है, चीज़ों को आसान करना है। और इस डिजिटाइजेशन के ज़रिए देखें, ये जो तनकीद है कि हम टैक्स बेस नहीं बढ़ा रहे या टैक्स नेट को नहीं बढ़ा रहे, ये डिजिटाइजेशन वो ज़रिया बनेगा
जो टैक्स नेट को भी बढ़ाएगा, टैक्स एवेजन को भी केटर करेगा। तो ये इन फुल स्विंग है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको हर महीने इसकी मीटिंग लेते हैं, वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये टाइमली जो है वो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो। ये पहले भी किया गया, कोशिश की गई, ट्रैक एंड ट्रेस पीटीआई के दौर में लाया गया, लेकिन आपने सुना कि वो किस तरीके से फेल हुआ। ये उसको भी कवर करेगा, ये अखवान ट्रांजिट को भी कवर करेगा, ये हर पहलू को कवर करेगा जो टैक्स इवेजन और टैक्स बेस से मुतल्लिक है। तो ये कहना कि हम वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं कर रहे, ये गलत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटेलर्स के ऊपर भी बात हो चुकी है और आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि 42,000 रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट, वो जो 4 शहरों में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जारी है और वो आगे उसी स्पीड से बढ़ेगा। देखें, डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि इस बजट के अंदर कोई एक्सपेंडिचर्स कम नहीं हुए। देखिए, सब जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनलास्टिक हैं। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उसमें तो तभी कमी आएगी जब आपका इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कम होगा, वो भी जा रहा है क्योंकि इस गवर्नमेंट की जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो अच्छा है। आपने देखा कि प्राइमरी सरप्लस हमने दिया पिछले साल, ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म हुआ है, और इस साल के हदफ में भी प्राइमरी सरप्लस है। तो ये वो फिस्कल डिसिप्लिन है जिसकी वजह से, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है जो अब इन्फ्लेशन कम होने की वजह से लूजन अप हो रही है और वहाँ से भी रिलीफ आएगा तो वो आपके कम होंगे। बाकी आपके ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो फिक्स हैं, लेकिन हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है कि हमने डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट करनी है। उसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमेटी काम कर रही है और आपको अगले 2-3 माह के अंदर आपको नज़र आएगा कि एक मुकम्मल प्लान जो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपकी जो डिवॉल्व हो गई हैं वजारतें, उनके अंदर जो है वो कमी होगी, वजारतों के नंबर में कमी होगी जो फेडरल लेवल पे काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ जो और इसका नंबर मैं कहूँगा कि 5-6 दर्जन से भी ऊपर है, उनके क्लोजर के ऊपर भी काम चल रहा है। PWD एक आपके पास एक हाजिर एग्जाम्पल है, वो उसके जो कह लें कि उसको जो ख़त्म किया जा रहा है और उससे जो लॉसेस जो हमें इनकर होते हैं सारी, ये आप कह लें उसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो आपको आने वाले दिनों में हतमी तौर पे नज़र आएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी बेल्ट टाइटनिंग है वो डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट के इकदाम से आपको होती हुई हतमी तौर पे नज़र आएगी। देखें, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप देख रहे हैं कि PIA के ऊपर कितना सीरियस काम हो चुका है और 6 जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो प्री क्वालिफाई हो चुकी हैं और उनकी जो बाय साइड ड्यू डिलिजेंस है वो इस वक्त जारी है और इस माह के एंड तक होपफुली वो बाय साइड ड्यू डिलिजेंस जब ख़त्म हो जाएगी तो आप बिडिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। तो ये आपको, ये वो इक़दामात हैं जो PIA के लॉसेस, जो 825 अरब के लॉसेस हुए, जो ये जो लॉस है ये एक आम आदमी की जेब के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। जो 1 ट्रिलियन के हुकूमती स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं जिनका बोझ एक आम आदमी जो है वो उठाता है, फिस्कल इनडिसिप्लिन उससे होता है। तो ये सारी उन चीज़ों के ऊपर पहला कदम है जो आपको आने वाले चंद हफ्तों में जो है वो आपको नज़र आएगा। और जब ये कामयाबी से हम इस मरहले को अबूर करेंगे जो PIA वाला है, तो फिर आपको अगला स्टेप, आपको एयरपोर्ट्स है, फिर आपकी डिस्कोज हैं और ये प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है ये 2-3 सालों में रैप अप होगा। और ये भी एक वजह है कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट इस चीज़ को तस्लीम कर रही है, इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। तो ये आज आपने एक बेंचमार्क अचीव किया 80,000 का, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हुकूमत की जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है वो कितनी सीरियस है और वो कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ी और ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ी। अब PIA का मामला मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंश्योर किया है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीन हो ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सारे इक़दामात हैं जो डाउन साइजिंग के लिए, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज की जो प्राइवेटाइजेशन के लिए हम ले रहे हैं। बाकी देखें, हमें हकीकत में रहना है। हम अभी 1 साल पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, 1 साल पहले कहा जा रहा था कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और उसकी वजह भी वही मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। जो IMF का प्रोग्राम, जिस तरीके से बारूदी सुरंगें बिठाई गई और फिर वो जो एक पूरा अमल वो हुआ, उस फेज से हम गुजर चुके हैं। आज कोई भी आपको डिफ़ॉल्ट की बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज स्टेबलाइजेशन का वक्त हमने अचीव कर लिया और अब हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। तो बहुत सारे रिलीफ मेजर्स हैं
इसको जो मुतासिर हैं लोग, इसमें डेफिनेटली एक टैक्स का बर्डन पड़ा है। हमने अपना जो हदफ है उसको तकरीबन 38-40% बढ़ाया है और इंशाल्लाह हम उसको अचीव करेंगे। हमने 30% टैक्स रेवेन्यूज़ को अचीव किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और इसको भी हम अचीव करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमने बिस्प की इन्हांसमेंट 27% की है, जो मुतासिर तरीन तबके हैं महंगाई की वजह से, उनको केटर करेगी। यूथ के लिए इनिशिएटिव्स हैं पीएचडीपी के अंदर, यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम्स हैं, मिनिमम वेज और सरकारी मुलाजमीन की जो वेजेस में एनहांस किया गया वो एक इकदाम है। एग्रीकल्चर जो कि एक ग्रोथ ड्राइवर है और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। उधर जो है मार्कअप रिस्क शेयरिंग स्कीम्स अनाउंस की गई, पीएचडीपी में एक अच्छी एलोकेशन की गई। इंडस्ट्री के लिए जो है वो पीएचडीपी में एलोकेशन है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम है ताकि एक्सपोर्टर्स को जो है वो 3.8 बिलियन से उसको 13.8 बिलियन के ऊपर हम लेके गए। जो स्टेट बैंक के एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट हैं उसमें एनहांसमेंट्स हैं। एसएमई के लिए एक बड़ा अच्छा प्लान है कि जो 540 अरब से उनको 1.1 ट्रिलियन की तरफ उनके लिए एसएमई क्रेडिट को लेके जाया जा रहा है। तो वो ये सारे इकदामात हैं। फिर हमने इंश्योर करना है, देखें एक्सपोर्टर्स के लिए हम इंश्योर करेंगे कि उनके सेल टैक्स रिफंड जो हैं वो टाइमली हों। जो डीएलटीएल के उनके मामलात हैं उनको भी एक फेज्ड मैनर में उनको जो है वो दिए जाएं। तो ये वो सारे रिलीफ के मेजर्स हैं जो इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ग्रोथ आए। फिर हमने आईटी के लिए एक पीएचडीपी पे अगर हम बात करें तो हमने ये इंश्योर किया है कि जो 80% जो कह लें कि जो प्रोजेक्ट्स जो मुकम्मल हो गए हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए ताकि उन इन्वेस्टमेंट्स का पे बैक फौरी तौर पे शुरू हो। तो ये जो पीएचडीपी आया है ये इंश्योर कर रहा है कि आप वाटर प्रोजेक्ट्स जो इस मुल्क के जो आगे जिसकी किल्लत आ सकती है, जो डैम्स के लिए जो फंडिंग है वो एक रिकॉर्ड फंडिंग दी गई है, जो डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स को फोकस करते हैं। आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बड़ी अच्छी फाइनेंसिंग रखी गई है कि ट्रांसमिशन लाइंस के जो बॉटलनेक्स हैं, जो साउथ नॉर्थ के इश्यूज हैं, उनको रिमूव किया जाए ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, ताकि बिजली के जो रेट्स हैं उनमें कमी आए, उनमें आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर एफिशिएंसी आए। तो वो ये सारे इकदाम हैं जो लिए गए हैं ताकि जो है वो ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं वो आपको नज़र आएँ। देखें ये जानते हुए कि ये जो बजट है ये आईएमएफ के साथ बिल्कुल डिस्कस हुआ और ये प्रायर एक्शन में था कि उनके साथ डिस्कस होगा और वो बड़े कॉन्टूर्स को अप्रूव करेंगे। हम एक स्टेबिलिटी के दौर पे जा रहे हैं और आपको जो कहा जा रहा है कि इसमें होम ग्रोन एजेंडा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल हम एक होम ग्रोन एजेंडा की तरफ जा रहे हैं। और जो रिफॉर्म्स जो जिस तरह मिसाल के तौर पे पेंशन इस बजट का आईएमएफ का एजेंडा नहीं था, लेकिन पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं वो होने जा रही हैं। फिर मैंने एफपीआर की रिफॉर्म्स की आपको बात की, फिर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो बात की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बियॉन्ड आईएमएफ जो है जो हुकूमत करने जा रही है और इनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद हेड ऑन इनको देख रहे हैं और टेक फॉरवर्ड करेंगे। जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं अगर तो वो बात करें नंबर्स के साथ तो बड़ा अच्छा है कि वो बताएं कि इस मुश्किल वक्त में जहां इकॉनमी आपकी स्टेबलाइज तो हो गई है लेकिन आपने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, आपने फिस्कल डिसिप्लिन करना है, आपने अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आपकी लाइबिलिटीज़ को आपने कवर करना है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जब वो ये बातें करते हैं तो ये मजाका खेज बातें हैं कि उनके पास कोई नंबर गेम नहीं है, कोई वो डेटा से बात नहीं करते, बस कहते हैं कि जी ये अवाम दुश्मन बजट है और हम धरने करेंगे, हम जो है एहतजाज करेंगे, इसको रिजेक्ट करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि मसनूई रिलीफ देना और मसनूई रिलीफ दे के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें इस मसनूई रिलीफ से हट के हमने अपनी मईशत को, इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करना है, इसको आगे लेके जाना है, जो ये हुकूमत बहुत सीरियसली कर रही है। बहुत सीरियसली ये हुकूमत समझती है कि ये हमें इकोनॉमिक साइड पे डिलीवर करना है और जो हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी है हमने उसको बढ़ाना है। ये कहना बड़ा आसान है कि मेरे पे टैक्स ना लगाएं और उससे अगले बंदे से टैक्स ले लें। यहाँ हर बंदा जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल है, उसको हमने टैक्स नेट पे लाना है और हम लेके आएंगे। इन सब गुजारिशात के साथ मैं जो है वो इस प्रेस को जो है वो ख़त्म करता हूँ। तो अगर कोई सवाल हैं तो पूछ लें। थैंक यू जी। अपना पूरा नाम बता दें।
राना साहब, बिजली के बिलों की अगर आप देख लें कि जिस रेशो से बिल आ रहे हैं वो आम आदमी और खास करके जो सैलरी पर्सन है उसकी पहुंच से बाहर है कि 200 यूनिट जो है वो अगर बिल आ रहा है किसी का 2000 रुपये और 300 यूनिट का बिल आ रहा है 15,000 20,000 रुपये। और अभी आगे शुरू ये है कि ये बिल जो है वो डबल होंगे और आम आदमी की जो इस्तेदाद है वो बिल देने की काबिल नहीं है और उनके सारे जो अखराजात हैं वो बिल की मद में जा रहे हैं और बिजली भी नहीं आ रही। तो इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं? देखें, पहली बात तो ये कि ये गलत बात है कि बिजली के बिल डबल होने जा रहे हैं। बिजली का कोई बिल डबल नहीं होने जा रहा, बल्कि हम तो इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज ला रहे हैं जिनमें उनकी बिजली का रेट कम होने जा रहा है। जहाँ तक डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात है, देखें 200 से नीचे जो यूनिट्स हैं उनका रेट तो बढ़ाया नहीं गया, बल्कि उनको 15 रुपये पे क्लिप किया गया है और उसके लिए क्रॉस सब्सिडी भी उसमें शामिल है। लेकिन तकरीबन 400 अरब की सब्सिडी जो है वो 200 यूनिट से नीचे को जो है वो मिल रही है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हम ये जो आपने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, देखें इसकी बुनियादी वजह लोड शेडिंग, हमारे पास बिजली मौजूद है। लोड शेडिंग सिर्फ उन इलाकों में हो रही है जहाँ रिकवरी नहीं है, और वहाँ बिल्कुल एक प्लान के तहत जो है वो सूबाई हुकूमतों के साथ हम मिल के जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है जो कि तकरीबन 600 अरब का है उसको हम क्लिप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखें, वो जो 600 अरब की चोरी अगर सूबाई हुकूमतें अच्छे तरीके से ताउन करती हैं तो ये लोड शेडिंग कल जो है वो ख़त्म हो सकती है अगर चोरी ख़त्म हो जाए। इसके अंदर मर्दान की एग्जांपल आपके पास है कि केयर टेकर सेटअप में वहाँ काफ़ी अच्छी जो है वो एंटी थेफ्ट ड्राइव गई और वहाँ की जो लोड शेडिंग का जो नंबर था वो गिर गया। तो कल अगर वहाँ सूबाई हुकूमतें मिल के, ऑब्वियसली जो डिस्कोज हैं उनके साथ मिल के अगर वो ये ड्राइव करती हैं और जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी आप उनको ये लोड शेडिंग को, जो कि एक इकोनॉमिक लोड शेडिंग है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो देखें, हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा बिल्कुल ये प्लान है कि हमने इम्पोर्टेड कोयले को रिप्लेस करना है लोकल कोयले के साथ, और हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है और इस थेफ्ट को नीचे लेके आना है जिससे बिजली के रेट जो हैं वो नीचे आएंगे। सर, ये साकिब राठौर कृषि टाइम से। सर, आपने अभी बात की कि हम सारा सिस्टम जो है डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब आईटी के ऊपर जा रही है हुकूमत, बड़े इक़दाम भी कर रही है, लेकिन एक तरफ आईटी के ऊपर ही पाबंदियाँ लग गई हैं। फायरवॉल की बातें चल रही थी, फिर एक्स के ऊपर पाबंदी। दूसरा सवाल ये है कि एक आम आदमी, आपने कहा कि हमने तनख्वाह के लिए वो एक मयार मुकर्रर कर दी है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी शख्स की तनख्वाह अभी तक ना तो गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए जो मयार है उसके ऊपर है। महंगाई एक तरफ से बढ़ चुकी है और उसकी तनख्वाह जो है वो उतनी है, तो कैसे गुजारा करें? देखिए, जो लेबर जो मिनिमम वेज है उसको इन्फोर्स करना लेबर डिपार्टमेंट का काम है, और सूबाई हुकूमतों को चाहिए है कि वो इंश्योर करें। और अगर ऐसी कंप्लेंट उनको आती है मुलाजमीन की तरफ से कि जो भी ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं कि उनको नहीं मिल रही, तो उस पर लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ज़रूर उस पर एक्शन ले, और इसको इम्प्लीमेंट करना उन डिपार्टमेंट्स का काम है जिनके पराए में ये मैटर आता है, और ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके ऊपर हम भी ओवरसाइट रखेंगे कि इंश्योर किया जाए कि इनको जो है, देखें आईटी के ऊपर एक रिकॉर्ड पीएचडीपी की एलोकेशन है। बाकी जो आपने बात की कि बैन है, देखें हमें एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा है उसको हमें फ़रोग़ नहीं देना। इंशाल्लाह ये भी खुल जाएंगी चीज़ें जब इसके कानून जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो मिनिमम वेज बढ़ाई गई है और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो इम्प्लीमेंट हो। अच्छा सर, यहाँ पे ये बता दीजिएगा, आपने जैसे बताया कि बिजली चोरी की लिए रोकथाम अगर की जाए तो इन मामलों को रोका जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है, बिजली के बिलों में कमी आ सकती है, जैसे कि साहब ने भी सवाल किया था डॉट टीवी से। मुझे ये बताइएगा कि इसको रोकने के लिए जो बिजली चोरी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दाम कर रही है, और जो आम आदमी को बिल दिए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वापदा के जितनी इस वक्त एजेंसीज हैं, जितने महकमे हैं बिजली फराहम करने वाले, तो वो क्या उन्होंने जो सारा बोझ इस दफ़ा आवाम पर डाला है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, थेफ्ट को ख़त्म करने के लिए एक तो वहाँ भी डिजिटाइजेशन जो है वो की जा रही है। ट्रांसफार्मर्स के ऊपर मीटरिंग का सिस्टम जो है उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, और जब वो फाइनल हो जाएगा तो ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, और इसको शुरू उधर से किया जाएगा जहाँ थेफ्ट ज़्यादा है। देखें, उसके अलावा
सूबाई हुकूमतों के साथ हम लगातार राब्ते में हैं, और वो जो महकमे एक यूनिट्स बनने लगे, उनका स्पेसिफिक नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो प्योरली ये है कि आपने थेफ्ट को जो है वो रोकना है, और उसके मेंबर जो हैं वो वहाँ की लोकल पुलिस भी होगी, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो भी होंगे, और वो जो डिस्कोज हैं वो भी होंगी, ताकि एक ऐसी कमेटी बन जाए जो कि हर वक्त राब्ते में हो, और उसके अंदर अगर कोई रुकावट आती है तो उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। तो ये यूनिट्स जो हैं ये जल्द जो है क्रिएट कर दिए जाएंगे। और आपने पहले भी देखा जो एंटी थेफ्ट ड्राइव है वो जारी है, अभी रुकी नहीं है, उसके ऊपर बिल्कुल जारी है। ये सूबाई हुकूमतों को असल में इसकी ओनरशिप लेनी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। तो जहां अगर हम चाहें भी तो ताली दो हाथों से बजेगी, हम चाहें भी कि ये ड्राइव को आगे लेके जाएंगे तब तक ही कामयाबी से आगे बढ़ सकती है, जब तक सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसका पूरा मुकम्मल हिस्सा नहीं बनती, बजाय कि इसको सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस पर भी सियासत की जाए तो वो नुकसानदेह होगा। उस्मान जवेद समाज सर, मेरा आपसे एक तो आपने ड्राइव की बात की, मैंने खुद आइस्को को जहाँ जहाँ पर वीडियो बना के मैंने उनको जहाँ जहाँ बिजली चोरी हुई और उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे हो गया। सर मेरा सवाल आपसे ये, आपकी बातें सुन के तो लग रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई मसाइल नहीं है सर, लेकिन सर जो धरने वाले आ गए बिजली के बिलों में इजाफे के ऊपर, उनके साथ आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? क्या बिजली की कीमतें कम करने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि जब तक कीमतें कम नहीं होंगी हम धरना देंगे, उनको किस तरह? देखिए, मैंने आपको एक नंबर दिया कि 200 यूनिट से नीचे की जो सब्सिडी का नंबर है वो तकरीबन 400 अरब का है। तो उनको बताएं कि वो उनसे पूछें कि वो किस तरह बिजली को कम करेंगे, क्या करेंगे वो, और उनके पास क्या प्लान है। अगर उनके पास, हम तो प्लान बता रहे हैं ना, हमने आपको एंटी थेफ्ट का बता दिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस का बता दिया, मैंने बताया कि हम इस पीएचडीपी के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस को उसके ऊपर एक रिकॉर्ड एलोकेशन है जिससे एफिशिएंसी जो है वो अदारे की बढ़ेगी। अभी बोर्ड्स जो हैं उनको हम तब्दील कर रहे हैं, जो सियासी अपॉइंटमेंट्स थी बोर्ड्स में, वहाँ से हम एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखें, सब्सिडी, बिजली को सस्ता, ये सारे इकदाम ले रहे हैं। और फिर अगर वो कहते हैं कि इसके बावजूद जो है वो फौरी तौर पे सस्ती कर देनी चाहिए, तो हम तैयार हैं, हमें वो फार्मूला बता दें कि किस तरीके से वो सस्ती होगी। और वो सियासी फार्मूला नहीं होना चाहिए, वो टेक्निकल टर्म्स में हमें अगर वो नंबर बता दें तो ज़रूर हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं और बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर मकसद ये है कि हमने अवाम के अंदर इश्तियाल डालना है, हमने जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है और इस मुश्किल वक्त में जहाँ इकॉनमी खड़ी है उसका फ़ायदा उठाना है, तो वो फिर एजेंडा वो क्लियर हो जाएगा आवाम को कि यही उनका एजेंडा है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू।